इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 5वां दिन है। लोकसभा में एलपीजी और 8 सांसदों के बता दें निलंबन को लेकर हंगामा हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बार बार अनुरोध के बावजूद बता दें विपक्ष के सदस्यों का हंगामा ऐसे ही जारी रहा। इसके कारण स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को दोपहर बता दें 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया था, जिसके बाद 12 बजे कार्रवाई बता दें दोबारा शुरू की गई। विपक्षी सदस्य वेल में आए। विपक्ष खाने पीने का सामान लेकर सदन में पहुंचे। बता दें विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ये कहा कि इनका नेता भी नहीं सुधर रहा है और ये भी नहीं सुधरेंगे कभी। इनके नेता के साथ साथ कांग्रेस के सारे सदस्य भी बिगड़ गए हैं, शर्मसार लगातार देश को कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, इनकी पार्टी में कोई नहीं बचा है जो समझा पाए। प्राइवेट मेंबर्स बिल का टाइम भी है आज, उसी बीच उठाए ना जो मुद्दे उठाने हैं। नकारात्मक राजनीति जनता देख रही है लगातार। जनता आपको कड़ी इसके लिए सजा देगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सत्ता में नहीं आ सकते। इन सबका विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक बता दें लगातार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। संसद में आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त बता दें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर विपक्ष ने नोटिस दिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यह नोटिस दाखिल किया। बता दें संसद में आज राजनीतिक हलचलें तेज हो गई जब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने का कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस दिया है। इस नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाया है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। अब इस मुद्दे पर संसद में राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार हैं और आने वाले दिनों में इस पर तीखी बहस भी लगातार देखने को मिल सकती है। लगभग 163 सांसदों ने बता दें इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। तो लगातार संसद में चुनाव आयोग पर घमासान होते नजर आ रहा है। विपक्ष पलटवार कर रहा है लगातार। सरकार अपने रुख सामने रख रही है। सीसी के खिलाफ महाभियोग नोटिस भी अब जारी हो गया है। तीखी बहस लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की लगातार मांगे उठ रही हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, सीसी के खिलाफ महाभियोग नोटिस जारी कर दिया गया है, साथ ही 163 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर साइन भी कर दिए हैं। क्या कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं ऋतिक? बिल्कुल, देखिए स्नेहा, क्योंकि ये खबर की अगर हम बात करें अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये मानी जा सकती है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने का जो ये नोटिस दिया जा रहा है। अब इस बात प्रस्ताव हमने देखा था पिछले दिन स्पीकर के लिए दिया गया था, लेकिन वो एक पार्लियामेंट्री अफेयर था। अब उसके बाद अगर ज्ञानेश कुमार को दिया जा रहा है, आपको बता दें ज्ञानेश कुमार को एफआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई थी स्नेहा, तब से ही लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये बोला जा रहा था ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो गलत है। बिहार में भी जब एफआईआर की प्रक्रिया की गई थी, लाखों वोट वहां पर भी करने थे, उसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार की जो कार्यशैली है वो शायद वहां के लोगों को ठीक नहीं लग रही है। ऐसी पश्चिम बंगाल में भी आपको याद होगा बीते दिनों जब ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे तो वहां पर उनका विरोध किया गया था। लगभग 60 लाख नाम ऐसे हैं स्नेहा, मैं आपको बता दूं, जो कि काटे गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये महाभियोग भी लाने की बात की जा सकती है। आपको बता दें महाभियोग की अगर हम बात करें तो ये वही प्रस्ताव होता है, ये वही प्रोसेस होता है जो सुप्रीम कोर्ट से किसी जज को हटाने के लिए लिया जाता है, और वो ज्ञानेश कुमार के लिए लिया जा रहा है। क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है कि इन एजेंसियों का, इन केंद्रों का, ये जो चीजें हैं अब ये केंद्र के हिसाब से चलने लग गई है। तो इसको लेकर के अब ये लगातार विरोध है जो टीएमसी के जो सांसद है उन्होंने दोनों तरफ दिया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर भी किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां टीएमसी ने दोनों सदनों में नोटिस दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की लगातार मांगे उठ रही हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। असम में बता दें, विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में भाजपा भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के असम दौरे पर भी हैं। यहाँ खास बात यह है कि पिछले 4 महीनों में ये उनकी असम की चौथी यात्रा है। इस दौरान वह राज्य में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री सबसे पहले कोक राजहार पहुंचेंगे। यहाँ पे करीब 4.570 करोड़ रुपयों की, माफ करिएगा, 4,570 करोड़ रुपयों की बता दें अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन योजनाओं का मकसद इलाके में सड़क कनेक्टिविटी और दूसरे जरूरी कामों को तेज करना रहेगा। इसके बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री गुवाहाटी जाएंगे। यहां करीब 19,680 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। इन योजनाओं से शहर और आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर रहेगा। 2 दिन के इस दौरे में बता दें, प्रधानमंत्री कुल मिलाकर लगभग 47,600 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। असम चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़े हैं। ऋतिक, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री का दौरा है, कई योजनाओं का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों के लिए फायदा होगा इन योजनाओं का? बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी का ये असम का विजिट, आपको बता दें सबसे पहले तो 47,600 करोड़ की परियोजनाओं की ये सौगात यहाँ पर देंगे। आज असम का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लगभग 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है। और ऐसे में कई बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे कि कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में ये कई सारी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। खासतौर पर ऊर्जा सुरक्षा पर इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाएंगे। रेलवे के विकास को लेकर के कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं जिस पर साइन किए जा सकते हैं। इसके बाद गुवाहाटी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ऐसे में कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे में, क्योंकि आपको बता दें पिछले 4 महीने में ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंच रहे हैं और असम पहुंचने के बाद वो वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक लोगों के साथ समन्वय करने की भी आदत होती है। वो दिखता है लोगों की कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारे राज्य में है। वो वहां के लोगों को सांत्वना देते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, एक मिलनसार व्यवहार दिखता है, जिसके चलते आने वाले समय में जब यहाँ पर चुनाव होगा तो शायद उसका फायदा वहां पर असम में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। योजनाएं सामने आ रही हैं ऋतिक, इसे चुनावों को लेकर भी जरूर ये प्रभावित होंगे चुनाव। ऐसे में भाजपा की क्या रणनीति होने वाली है और विपक्ष इस पर क्या कुछ अपना रुख अपनाएगा? ऋतिक, बिल्कुल, देखिए इसमें, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात हैं पश्चिम एशिया में, जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है, और ऐसे में सारी बातें अगर देखी जाए तो ऐसे में असम का जो ये दौरा है साफ तौर पर ये दर्शाता है कि लोगों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो, क्योंकि आपने देखा है अभी जैसे कि एलपीजी को लेकर के बहुत सारी किल्लत की बात हो रही है और ऑयल्स को लेकर के, क्रूड ऑयल्स को लेकर के बहुत सारी बात हो रही है। तो ऐसे में सारे जो मैसेजेस होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं, असम पहुंचते हैं, तमाम अभी ऐसे राज्य हैं, पुडुचेरी हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उन जगहों पर जाकर वहां के साथ लोगों के साथ जब बैठा जाता है तो ये शायद लोगों को महसूस होता है कि बेशक दुनिया भर में कुछ भी हो रहा हो, हमारे साथ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीते दिनों याद भी होगा जब बिहार में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो बिहार से भरी थी, ताकि वहां के लोगों को ये महसूस हो सके कि हमारे साथ प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर तमाम विकास की बात की जाती है, चाहे वो कृषि की बात कर ले, ऊर्जा क्षेत्र की बात कर ले, हर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं। अपना अपना एक हर पार्टी का मोटिव ऑफ ऑपरेंडी होता है जिसके तहत वो वहां पर काम करते हैं। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है जो उन्हें लोकप्रिय बनाती है इन जगहों पर। जी बिल्कुल, ये अपना अपना ये जो योजनाएं ये लगातार चल रही हैं, नेताओं के ये अपने वादे हैं, ये उनकी रणनीति है, पर असम में लोगों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? ऋतिक, देखिए, अगर ऐसे में किसी भी राज्य की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, असम में तमाम अलग अलग तरीके की सियासी उठापटक होती रहती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुंचते हैं तो वहां के जब लोग होते हैं, लोगों में एक भारी उत्साह जरूर होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। लोग खुश होते हैं जब किसी नई सौगात की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए लगभग एक बड़ा अमाउंट है, 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की
विकास परियोजनाएं हैं जिनका यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा, चाहे वो कोकराझार हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे वो सिलचर हो। अलग अलग जगहों पर जब वो पहुंचेंगे, रेलवे के विकास को और बढ़ावा देने की वो बात करें, कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता होती है वो उस बात से अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तो लोगों के अंदर एक भावना होती है, हुजूम इकट्ठा हो जाता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जा रहे हैं। जिन चीजों की दिक्कत होती है, लोगों को बोलने का मौका मिलता है, वहां पर लोग पहुंचते हैं, उत्साह कहीं ना कहीं लोगों के अंदर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने आप में ऐसी लोकप्रियता है कि लोग वहां पर पहुंचते हैं। बहुत सारी चीजें हैं असम की, अगर हम बात करें असम को टी के मामले में, चाय के मामले में, चाय पत्तियों के मामले में असम बहुत ज्यादा आगे रहता है निखर रूप से। उसके बाद अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो वहां पर ऊर्जा को लेकर के भी, रेलवे को लेकर के भी बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे काम है, ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी स्वीकृति देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये बहुत लाजमी है कि वहां के जो लोग हैं बेहद उत्साहित हुई हैं। विपक्ष भी लगातार ऋतिक सवाल उठा रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा दौरा है, तो इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इस दौरे को लेकर भी? देखिए स्नेहा, अगर कहीं पे भी दौरा होता है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आने वाले समय में आप देखेंगे कई स्टार प्रचारकों को भी दिया जाता है, फिर ऑब्जर्वर्स रहते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो वहां पर पहुंचते हैं, विधानसभाओं को कवर करते हैं। विपक्ष अगर इस बात पर निशाना साधता है तो बहुत लाजमी है। राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार चलता है, लोकतंत्र है, लोगों को बोलने की आजादी है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर 4 महीने में चौथी बार का ही दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। हम ये कह सकते हैं कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आ गई है, या फिर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग 12 महीने, क्योंकि तमाम कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी किसी राज्य के चुनाव होते हैं, तो बीजेपी पूरी तरीके से स्पोर्ट्स मोड में एनी टाइम रहती है। और उसी की वजह से अब असम में भी लगातार ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वहां के लोगों को ये बताने की कोशिश है कि हम यहाँ पर हैं, हम आपके साथ हैं, चाहे देश भर में, दुनिया भर में कुछ भी हो रहा हो। लेकिन उस राज्य के जो लोग होते हैं उनको कनेक्ट करने के बाद उनके साथ बैठकर वो बताने की कोशिश होती है कि हम यहाँ पर हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर तरीके से ये काम करने की कोशिश होती है। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के सबसे अच्छे स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं। जब भी दौरे की बात होती है, चुनावी मैनिफेस्टो की जरूर बात होती है ऋतिक, जो लोगों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो भाजपा का क्या चुनावी मैनिफेस्टो हो सकता है इस दौरान? चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम को लेकर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब कमर कस ली है। भाजपा की केंद्र चुनाव समिति की अहम बैठक हुई है, जिसमें आपको बता दें करीब 160 सीटों पर चर्चाएं भी की गई। जानकारी के मुताबिक इनमें से लगभग 145 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार बता दें, पार्टी जल्द ही अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि ये लिस्ट नरेंद्र मोदी की कोलकाता में होने वाली बड़ी रैली के बाद सामने आएगी। इसी बीच आपको बता दें, चुनाव की तारीखों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, ये बाकी है। फिलहाल सबकी नजर चुनाव की तारीखों और पार्टियों की पहली उम्मीदवारों की सूची पर लगातार टिकी हुई है। देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें, ये खबरें लगातार फैल रही थी कि एलपीजी सिलेंडर की गैस की कालाबाजारी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर अब सवाल भी उठा दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि देश में गैस की आपूर्ति सामान्य है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। हरदीप सिंह पुरी का भी बड़ा बयान सामने आया है, देखिए खास रिपोर्ट। रसोई की गैस यानी कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत, लेकिन इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों ने सियासी हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखते हुए देश में गैस सप्लाई की स्थिति पर भरोसा जताया है। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके
वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाएं, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसी के साथ इस मुद्दे पर सियासत भी अब गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गैस सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि आम लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कतों की शिकायतें सामने आ रही हैं। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil माननीय national. I'm सदस्य- talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from माननीय George Soros. सदस्य, राहुल गांधी के आरोपों के बाद सरकार ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह साफ कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है। Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. अब ऐसे में सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से स्थिति को लेकर तस्वीरें भी साफ की गई। मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि क्रूड ऑयल की उपलब्धता को लेकर हालात बिल्कुल सहज है और सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के काम कर रही है। We have a very vast network of retail outlets. Almost 1 lakh retail outlets are operating in the country, and majority of these are with public sector oil marketing companies. And no dry out has been reported on any of these retail outlets. सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा आसान बनाया। अब उपभोक्ता फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ ही मिनटों में सिलेंडर बुक कर सकते हैं। भारत गैस, इंडेन और एचपी गैस जैसी कंपनियों ने 24 घंटे की टोल फ्री और डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं ताकि उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में किसी तरह की भी परेशानी ना हो। यानी कि सरकार का साफ दावा है कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है, लेकिन विपक्ष के सवालों के बीच गैस सिलेंडर का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा जरूर बन गया है।